हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCIV जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ यहाँ PGT और TGT से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूज से क्वेश्चन उठाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इधर तो स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज थोड़ा तबीयत सही है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं। गृह व्यवस्था के निर्धारक है कौन? आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर है, मानवीय एवं अमानवीय साधन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर होंगे। बी इसका आंसर सही होगा। इसमें बताया गया है कि सामान्यतः गृह व्यवस्था का तात्पर्य है कि परिवार के सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग पारिवारिक करके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। राजमल प्यूदेदास का कहना है कि कहते हैं कि प्रबंध प्राप्त मौलिक एवं मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। स्पष्ट गृह व्यवस्था के निर्धारण में मानवीय एवं अमानवीय दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने बताया है कि अगर आप लक्ष्य मूल्य स्तर को पाना है, इनके लिए आपका क्या है कि मानवीय अमानवीय दोनों साधनों का उपयोग किया जाता है, दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि अगर हम दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तो अपने पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अपने सीमित साधनों की पूर्ति हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। क्या है? सौंदर्य बोध है, कीमती साधन है, अत्यधिक मेहनत है, परिवार के सदस्यों की संख्या है। इसका आंसर है ए। क्या कहना है कि सामान्यतः गृह सज्जा का तात्पर्य है कि घर को सजाने से होता है जिससे वह देखने में अच्छा लगे, सौंदर्य बोध हो। इसके साथ ही साथ उत्तम गृह सज्जा के लिए आवश्यक है कि सजावट इस प्रकार की जाए कि देखने में सुंदर व आकर्षक लगे। इसमें बताया गया है कि हम गृह सज्जा का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि घर को सजाने के लिए इसका उपयोग होता है। एक उद्देश्य होता है जो कि देखने में आकर्षक और सौंदर्य बोध हो, तरीके से देखने में अच्छा लगे। और इसमें क्या, गृह सज्जा की एक उत्तम आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम घर को सजा के डेकोरेट करके रखते हैं तो देखने में अच्छा और सुशोभित होता है। सजावट के बहुत प्रकार हैं, जो कि अगर उस तरीके से की जाए, एक स्टेप बाय स्टेप करके सजावट की जाए। जैसे कि दीवार पर अगर फोटो फ्रेम लगाना, तो उसका भी फ्रेमिंग लगाने का एक क्या है कि एक नियम कहा जाए या तो एक क्रम वाइज कहा जाए, उस हिसाब से लगता है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल थे कि जो कि देखने में सुंदर और आकर्षक लगेंगे। और उसके भी जैसे कि घर को सजाने के लिए इसमें आपका सज्जा से रिलेटेड आपको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि कहीं भी कोई भी चीज़ रखकर उसकी सजावट नहीं की जाती। उसकी आवश्यकता अनुसार, मतलब कि देखने में वह घर सुशोभित हो, गृह सुशोभित हो, देखने में सुंदर लगे। कोई भी चीज़ है, अगर आप महंगी चीज़ें खरीद के लेकर आ रहे हैं या तो उसके डेकोरेट भी कर रहे हैं किसी चीज़ से भी, तो अगर आप एक नियमानुसार नहीं करते हैं या उसके तौर तरीके से नहीं करते हैं, क्या कैसे, मान लीजिए फ़ोटो है तो पहले बड़ा फ़ोटो लगेगा, फिर छोटा फ़ोटो लगेगा, या दीवार कितनी साइज है उस हिसाब से फ़ोटो लगेगा। तो ये एक होता है कि इसका एक नियमावली होता है, एक नियम के अनुसार या इसकी सज्जा गृह मतलब सजावट की जाती है तो देखने में सुंदर व आकर्षक लगता है। इसमें बताया गया कि सौंदर्य जो उत्तम गृह सज्जा की बात की गई, तो इसका आंसर होगा कि सौंदर्य बोध कराता है। यह अनिवार्यता है इसकी कि घर को हम सजाएंगे, सुंदर लगेगा, आकर्षित लगेगा। तो यह क्या है कि गृह सज्जा की एक अनिवार्यता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से न्यायाधीश की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? स्वउद्देश्य निदर्शन है, व्यवस्थित दैव निदर्शन है, या मिश्रित निदर्शन या दैव निदर्शन है। इसका आंसर होगा बी, व्यवस्थित दैव निदर्शन है। आगे है कि जो निदर्शन है इसको इंग्लिश में सैम्पलिंग कहा जाता है। तो सैम्पलिंग क्या है देख लेते हैं। इसका यहाँ व्याख्या बताया गया है। तो
यहाँ पे एक समग्र यूनिवर्स में से कुछ निश्चित मानकों के आधार पर कुछ चुनाव करना ही निदर्शन है कहलाता है। व्यवस्थित दैव निदर्शन न्यायदर्श की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है। अगर व्यवस्थित दैव निदर्शन की बात कही जाए तो यह एक निदर्शन की व्यवहारिक क्या कहते हैं एक विधि है। सैम्पलिंग की एक विधि है जो कि व्यवस्थित दैव निदर्शन यह भी मतलब अंतर्गत आता है। इसमें यह बताया गया है कि किस निश्चित मानकों के आधार पर कुछ चुनाव करना ही निदर्शन है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़ खरीदना है, इसकी हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब एक होता है कि एक सैंपल के रूप में देखते हैं, छोटा थोड़ा सा लेकर देख लेते हैं और पूरा एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इस ये पूरी बोरी का इसी तरह यहाँ अनाज होगा। चलते हैं अगर हम अनाज की तरफ अगर बात करते हैं तो अगर जैसे कि मुझे एक बोरी या तो ज़्यादा उससे गेहूँ की खरीदारी करनी हो तो हम क्या करते हैं उसकी सैम्पलिंग देखते हैं। थोड़ा सा लेकर उसका क्या करते हैं सैम्पलिंग देखते हैं कि हाँ ये गेहूँ क्या है, मोटा है, पतला है, इसकी वैरायटी क्या है, साफ़ है कि नहीं। थोड़ा सा लेकर उससे हम क्या करते हैं सैम्पलिंग के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं, उसका निरीक्षण कर लेते हैं। फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं और पूरी बोरी की खरीदारी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं थोड़ी सी कुछ मानकों के आधार पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा सामान लेके उसका चुनाव कर लेते हैं कि हाँ ये सही है या इसका क्या कहते हैं इसकी वैरायटी क्या है, इसमें मिलावट है कि नहीं। तो थोड़े से लेके हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, उसी के आधार पर हम एक अनुमान एक मानक इसमें बना लिया जाता है कि हाँ ये बोरी का ये गेहूँ सही है, ये जो भी है मोटा है या पतला है, ये गुणवत्ता है, इसमें ये सही है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं हम सैम्पलिंग के आधार पर चुनाव कर लेते हैं। और इसमें जैसे व्यवस्थित दैव निदर्शन न्यायदर्श की सबसे सरल व्यवहारिक विधि मानी गई है। तो जो न्यायदर्श की विधि है यह सबसे सरल और क्या कहते हैं व्यवहारिक विधि है जो कि व्यवस्थित दैव निदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि कार्य शीघ्र प्राप्त हो, कार्य देरी से प्राप्त हो, गृहिणी को कार्य का ज्ञान हो और कार्य प्रभावी ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कार्य हो प्रभावी ढंग से हो और सफलतापूर्वक हो। क्या हो कार्य मूल्यांकन के उद्देश्य पे ही बताया गया कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो क्या हो प्रभावी ढंग से हो और प्रभावी ढंग से होने के साथ सफलतापूर्वक भी हो। अब इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या देख के हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भी एक बच्चे के विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या है, जिस प्रकार की प्रभाविता, कुशलता व अन्य परिणामों को परखने की मान्य प्रक्रिया का एक भाग है। इस मुख्य उद्देश्य का यह ज्ञात होता है कि कार्य प्रभावशाली ढंग से या सफलतापूर्वक संपन्न हुआ या नहीं। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं। अब चलते हैं हम कुछ जैसे कि शिक्षक से कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे एक चैप्टर हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम उस चैप्टर से क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन निकाल के बच्चों का कितना इससे सीखे हैं और उसमें जैसे जो शब्दार्थ होते हैं जो उससे उसके अंतर्गत बताया जाता है तो उससे बच्चे से कुछ रिलेटेड पूछा जाता है। एक मतलब एक मौखिक रूप से ओरल के तरीके से हम लोग पूछते हैं। पूछ के क्या करते हैं उसका क्या परिणाम निकाल लेते हैं कि हाँ हमने जो पढ़ाया था बच्चों को वो कितने तरीके से आया, कितने कितने बच्चों को आया समझ में, कितनों को नहीं आया, कौन कौन समझ पाया और समझा तो उसमें क्या क्या समझ पाया। तो ऐसे हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। अगर और क्या होता है अगर प्रभावी ढंग से हमारी जो भी शिक्षण नहीं हो पाई है तो हम उसे और अच्छा फीडबैक देने की कोशिश करते हैं और अच्छा उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हमारी शिक्षण जो हो अच्छा सफलतापूर्वक वो प्रभावी तरीके से हो पाए। अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे रीज़न जाने का, अगर हुआ है तो उसे हम क्या है एक प्रभावी तरीके से उसे अभिव्यक्त करेंगे। तो इससे क्या होता है कि मूल्यांकन से हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि एक शिक्षा कोई किसी के आधार पर, जैसे कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो जिसके आधार पे हम खरीदे हैं तो या उसकी हमकी एक संतुष्टि प्राप्ति हुई तो एक तरह से हमने मूल्यांकन किया कि हाँ हमने जो भी पैसा लगाया सामान खरीदा उससे हमें एक संतोषजनक क्या है कि संतोष मिला। एक कहा जाता है कि हाँ एक मुझे संतोष मिला कि काम हमने ये सामान खरीदा, इससे हमने ये कार्य किया तो सफलतापूर्वक ये कार्य हो पाया। इसी तरह के अगर हम शिक्षा के अगर माध्यम पे जाते हैं तो शिक्षा अगर हमने अगर गृहिणी अगर कोई भी कार्य कर रही है तो उसमें क्या हो प्रभावी ढंग से करेगी और उसमें क्या है उसे सफलता मिले
अगर वो खाना क्या है, खाना बना रही तो एक प्रभावी ढंग से बनाएंगे कि देखने में वो आकर्षक लगे, परोस खाना जो परोसा जाता है वो भी एक अच्छे तरीके से परोसा जाए, तो जो हम उनका जो मेहनत कर रही हैं वो सफलतापूर्वक हो सके। एक होता है कि उसमें सफलताएं मिल सके, कार्य को मन ढंग से करने का होता है, एक तरीके से किया जाता है वो, जो कि प्रभावी ढंग बताया गया है। यह क्या है, मूल्यांकन है, किसी चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं तो इस प्रकार से प्रभाविता, कुशलता व अन्य परिणामों को परखते हैं। उसमें वह एक प्रक्रिया होता है जो मूल्यांकन के आधार पर हम उसका परिणाम पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गृह व्यवस्था की तुलना बाद से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था की तुलना बाद से की गई है। ग्रास एवं कैंडल द्वारा, निखिल डार्सी के द्वारा, राजमल पी देवदास के द्वारा और उपयुक्त में से कोई सभी। इसका आंसर होगा सी, राजमल पी देवदास के द्वारा। इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था तुलना इसमें जो किए हैं यह बाद के समान की तुलना की गई है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर सी होगा, राजमल पी देवदास के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। ऊपर का क्वेश्चन कुछ ब्लर आ गया है, 128 का ब्लर आ गया है, तो क्वेश्चन इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सी गृह व्यवस्था की कौन सी प्रक्रिया है, तो एक मानसिक प्रक्रिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 129 पे क्वेश्चन है कि स्थान से अभिप्राय है। स्थान से क्या अभिप्राय है, तो रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षक सतह या मनोभाव को प्रभावित करना। इसका आंसर होगा रिक्त स्थान से होता है। स्थान से ही एक अभिप्राय मिलता है कि यह एक क्या है, खाली स्थान है। खाली स्थान है तो उसे हम रिक्त स्थान भी कह सकते हैं, तो 20 का आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापना किया गया है। यह उसकी उक्ति है, किसका है यह, डी उड्स थॉमस का है, एस्थर थ्रूचू बैटन का है, सी ए बैस्टोन का है। इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए है, डी उड्स थॉमस का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 131 का है कि क्वेश्चन, गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है। फर्श पर अल्पना बनाना, दिवाली या शादी विवाह के समय झंडियाँ बनाना, सी है कि घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना, रंग बिरंगे कागजों या फूल पत्तियों को घर से सजाना। तो इसमें पूछा है कि नहीं है, यहाँ पे है कि नहीं है, मेन ऑप्शन है कि नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। घर में कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना यह नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने की मेज पर पानी का जग कहाँ किस स्थान पर रखना चाहिए, मध्य में, किनारे में, साइड टेबल पर, रसोई घर में। इसका एक आंसर है ए सही होगा, मध्य में। चलते हैं व्याख्या के अनुसार इसमें समझ लेते हैं कि खाने की मेज पर पानी का जग मध्य में रखना चाहिए ताकि सदस्यों को आसानी से प्राप्त हो सके। यदि पानी के किनारे जग रखा जाए तो गिरने की संभावना रहती है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि जग का जो पानी होता है, डाइनिंग टेबल के अनुसार अगर देखा जाए तो मेज पे रखना चाहिए, मध्य में रहता है तो जो साइड लोग बैठे होते हैं खाना खाने के लिए, तो सभी लोग उससे क्या होता है कि पानी ले सकें। और साइड में रखने से, अगर कॉर्नर पे रखने से, तो उसमें क्या होता है कि पानी गिरने की संभावनाएं बनी रहती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होती है। तो क्या है इसमें, ए इसका आंसर है, मतलब इसमें ए पहला है कि पति पत्नी तथा बच्चे, बी है कि बच्चे कॉलेज जाते हैं, बुढ़ापा, सी बुढ़ापा, डी केवल पति पत्नी। इसका आंसर है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, खर्च बड़ा हो जाता है, आय कम हो जाता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे व्याख्या बताया गया है कि 20 का आंसर सही है, यहाँ पे है 20 सही इसका आंसर है। परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक
जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तब होता है। इससे क्योंकि इस समय परिवार की आय बच्चों का योगदान नहीं होता है बल्कि खर्च अधिक होता है और इसी कारण दबाव अधिक होता है। इसमें अगर कहा जाए तो जैसे कि जब बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं तो क्या होता है कि खर्च ज़्यादा हो जाता है और इनकम मेरा उतना कि उतना ही रह जाता है। तो इससे एक तरह से परिवार पर दबाव बनने लगती है, आय पर दबाव बनने लगती है कि खर्च ज़्यादा है, व्यय करना ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन आय का जो स्रोत है कम है। और हर जगह क्या है कि परिवार अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हर जगह ही खर्च है दिखा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग। इसका आंसर है कि गृह प्रबंध गृह विज्ञान का पहला ही अंग माना गया है। ये इसका आंसर सही है। इसमें बताया गया है कि गृह विज्ञान की शिक्षा में उसके कई महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें प्रथम अंग गृह व्यवस्था है, गृह प्रबंध है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण, नियोजन एवं कार्य का ज्ञान, अन्य कार्यों का ज्ञान, आधुनिक उपकरणों का ज्ञान, परिवार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ज्ञान। अगर देखा जाए तो गृह विज्ञान के पर्पज से देखा जाए तो गृह जो प्रबंध है इसे सबसे पहला अंग माना गया है। क्योंकि अगर आप गृह प्रबंध के बारे में अगर आपको गृह प्रबंध के बारे में अगर ज्ञान है, हर एक चीज़ को मैनेजमेंट करने का तरीका है तो आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले बताया कि गृह व्यवस्थापन होना क्या है, पहला अंग माना गया है। इसके बाद जो आता अतिरिक्त में नियंत्रण होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए और जैसे कि ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग कर सकते हैं आप, मतलब उसमें भी इंक्लूड किया गया है। और परिवार व्यवस्था होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसके बाद सभी आते हैं, पहले जो आएगा वह पहला अंग आएगा। ए इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उत्तम गृह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम गृह व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, तो अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि, सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। उत्तर है कि अभिरुचि था सौंदर्य बोध। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है क्या? दैनिक सफाई, मासिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, वार्षिक सफाई। इसका आंसर होगा दैनिक सफाई। ए इसका आंसर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? तो समस्त गृह कार्यों का ज्ञान गृहिणी के लिए सबसे जरूरी है। ए इसका आंसर सही माना गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कूड़े करकट का विसर्जन की उत्तम विधि है। तो जो कूड़े करकट होते हैं उसका सर्वोत्तम विधि कौन सा है? जलाकर, खाद बनाना या जल प्रवाह में डालकर भराव के लिए अत्यधिक। इसका आंसर सही होगा सी, खाद बनाना। कूड़े करकट क्या है जो विसर्जन की जाती है, तो विसर्जन क्या, जैसे एक गड्ढा बनाकर उसमें अगर कूड़े करकट को रख दिया जाए, उसे ढक दिया जाए तो एक प्रकार का खाद बन जाता है। और मिट्टी के तह उसमें क्या दबा दी जाती है तो उससे खाद, अच्छे कंपोस्ट खाद तैयार हो जाते हैं, जो कि हमारे खेती के लिए बहुत बढ़िया उपयोग होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, घर के बाहर, रसोई के कोने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि कूड़ेदान में घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि का। इसमें व्यक्तिक होना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत भी होना चाहिए और परिवार की रुचि का भी होना चाहिए। डी इसका आंसर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण इसमें है ही नहीं। पहला जो प्रथम चरण होगा वो आयोजन या जिसे नियोजन भी कह सकते हैं, तो आयोजन भी नहीं दिया है तो इसमें है नहीं। नियंत्रण आपका दूसरा है और तीसरा आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। अगर या आपका पहले क्या है, आयोजन है, संगठन है, नियंत्रण और मूल्यांकन है। तो आयोजन है नहीं तो इसमें पहला चरण नहीं है। डी क्या है, गलत है। मतलब इसमें क्या है कि डी का सही होगा, इसमें आंसर उसका नहीं है ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना बनाना एक प्रक्रिया है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया है? तो मानसिक प्रक्रिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह
जो परिवार का एक सदस्य लेता है, जिससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। तो नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। तो इसका आंसर होगा डी, कि वह निर्णय जो परिवार के एक सदस्य लेता है तो वह व्यक्तिगत होता है। घर का अगर मुखिया है तो वह व्यक्तिगत क्या होगा, अपना निर्णय लेता है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्तिगत निर्णय लेने से व्यक्ति की प्रभाविता होती है और यह व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। व्यक्तिगत निर्णय लेना एक आसान प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का अनुभव और विचार मस्तिष्क कार्य होता है। अगर व्यक्तिगत निर्णय लेना तो एक व्यक्ति अगर ले रहा है तो उसके लिए वो प्रभावी ढंग से हो सकता है, अच्छा होगा। इसलिए वो अपनी ही रुचि, अपना ही क्या अनुभव और अपना ही भी एक ही माइंड लगा कर काम करेगा अपने ही विचार और अनुभव के अनुसार, तो व्यक्तिगत होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में व्यवस्थापन है, कार्य का निष्पादन, घर के मुखिया को उत्तरदायित्व, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन। इसका आंसर होगा डी, घर में व्यवस्थापन है तो परिवार लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है, घर में व्यवस्थापन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा प्रबंधक है जो निरंतर निरीक्षण करता है, उत्तरदायित्व को दूसरों को सौंपता है, कर्मचारी कार्यों में हस्तक्षेप करता है, भर्त्सना करता है। इसका आंसर ये होगा, निरंतर निरीक्षण का कार्य करता है, निरीक्षण करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारगर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य क्या है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सी, कि सभी उपयुक्त सभी है, आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, उपयुक्त सभी। सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में प्रबंध कहलाता है तो क्या कहलाता है, पारिवारिक लक्ष्यों के लिए साधन का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, घर में प्रबंधन कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बस इतना ही, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।